हो गया। किसी का रह तो नहीं रहा? आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। चलो देखो, हाँ देखो बेटा ध्यान दो। अब यहां से हम लोग जानेंगे कि एक ऐसा वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन स्पेस, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन स्पेस। अगर किसी स्पेस में आपके पास दो पॉइंट दिया हुआ है, लेट P इक्वल टू x1 y1 z1 एंड Q 3D में है x2 y2 z2 are 2 points in space, then the vector with tail at P, tail मतलब initial point, at P and head का मतलब टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट at Q. Let P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 are 2 points in space. The vector with tail initial point at P and final point at Q is given by क्या होगा देखो, ध्यान दीजिए। ये जो वेक्टर आपको हो जाता है क्या होगा, P से Q ना, बना के भी दिखा देते हैं। ये रहा P, तो P हो गया आपका x1 y1 z1 और ये हो गया आपका Q x2 y2 z2। Therefore PQ क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी PQ बेटा, P से Q देखना है, तो P से Q देखना है तो वो आपको हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हो गया। So vector PQ will be x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus 1 k cap। ये आपका PQ हो जाएगा, PQ वेक्टर। ओके, इस चीज को आप आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, बल्कि आप सभी को ही कर सकते हैं प्रूफ, है ना, आप सबको इसका प्रूफ आता है। एक्स वाई जेड, देखो बेटा जैसे मान लो ये कोई पॉइंट हो गया P पॉइंट,
ये पॉइंट हो गया क्यू पॉइंट, पी और क्यू। तो पी और क्यू को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ये हो गया, दिस इज द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू लाइक दिस। तो ये हो गया आपको वेक्टर जो कि पी और क्यू दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो पी का वेक्टर जो होगा ओरिजिन से हो जाएगा ओपी, और क्यू को ज्वाइन करने वाला वेक्टर हो जाएगा आपका ये वाला वेक्टर ओ क्यू। तो आप देखोगे पी का कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1 z1, और इसका कोऑर्डिनेट था x2 y2 z2। तो आप क्या देखोगे कि जो आपका pq वेक्टर है, pq वेक्टर आप क्या लिख सकते हो यहां से, देखो सिंस ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन से जो आप लोगों ने पढ़ रखा है ओपी प्लस पीक्यू, ओ से पी जाओ पी से क्यू जाओ, ओपी प्लस पीक्यू विल बी इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। ये कर सकते हैं, देखो इसमें किसी को कोई डाउट है देख लो, ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। आई होप सबको ये क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट रहे पूछ सकते हो, नो इश्यू, है ना? कुछ नहीं हेजिटेट करना है कि क्या ये डाउट भी हमें है तो पूछोगे, है ना? तो डाउट अगर कोई भी है तो जरूर पूछिए, है ना समझ में आया या जो भी हो। तो देखो ओ से पी गए, पी से क्यू गए, तो वेक्टर ओपी प्लस पी क्यू हेड टू टेल है, तो ये दोनों का एडिशन क्या देगा, ओ क्यू वेक्टर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी क्यू वेक्टर। तो हमें पी क्यू वेक्टर चाहिए, तो दिस इंप्लाइज पी क्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर बेटा। और ओ क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, what will be OQ vector? So this implies finally PQ vector will be OQ। OQ क्या हो जाएगा, O से Q का वेक्टर, अभी पोजीशन वेक्टर पढ़ा था ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो OQ Q का कोऑर्डिनेट ये है, ये हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, इस तरीके से। चलो तो ऑब्वियस सी बात है, अब माइनस करोगे तो फाइनली यही तो आ जाएगा, यहां से यही तो आ जाएगा, तो इसको लिख लो अब, है ना? what you will get, x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap, z2 minus z1 k cap. Okay, I think it's clear to everyone. वही अगर बच्चों अगर आपका वेक्टर q से p होता है, अगर आपका वेक्टर q से p होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर आपका वेक्टर q से p होता है तो उस केस में आपका ये वाला वेक्टर हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा qp वेक्टर। अब qp वेक्टर विल बी माइनस pq वेक्टर, qp विल बी इक्वल टू माइनस pq, सो दैट विल बी x1 माइनस x2, हो जाएगा ना? इस बात को नोट में लिख लो कि कहीं भी आप देखो तो कि QP वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ PQ वेक्टर। ध्यान रखिएगा ये बात, बहुत काम की चीज है। चलो जल्दी से कर लो इसको। तो स्पेस में किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को हम कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। आइए इसी को निगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं, है ना? अगर ये आपका PQ वेक्टर है तो PQ वेक्टर का निगेटिव माइनस PQ क्या हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर मतलब QP इज द निगेटिव ऑफ PQ वेक्टर, QP इज द निगेटिव ऑफ PQ वेक्टर, QP जो है वो PQ का निगेटिव होगा। चलो इसको जल्दी से यहां तक नोट कर लो, कम ऑन। इसको नोट करिए।
हो गया बेटे? ज्यादा बाहर मत घूमो, समझा? कोरोना बहुत फैल रहा है। हो गया बेटे? नोटेड? यस। कम ऑन, किसी का बचा तो नहीं? चलो मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमें यहाँ पे जानना है। ये सब तो आप समझ रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस भी अगर कोई पूछेगा कि वेक्टर बताओ, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता है ना? है ना? कोई भी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। मतलब अगर किसी वेक्टर को 3D में अगर आप इस तरह से लिखते हो, है ना, जैसे कोई भी वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को अगर आप लिखते हो A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, है ना बेटा? तो इस तरह से यदि आप वेक्टर को लिखते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है। एक्स वाई जेड लिखो, A1 A2 A3 लिखो, ABC कुछ भी नाम दो, कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर A1 क्या है? A1 इज x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ऐसे ही लिख दो, वेक्टर वर्ड, वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। A2 इज y component of vector A and A3 is Z component of vector A। तो आपके पास ये है, ये सारी चीजें हैं, A1 A2 A3, X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट एंड Z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। अब ध्यान देना जरा आप लोग इस चीज पे। A1 is X component of vector A, A2 is Y component of vector A and A3 is Z component of vector A। तो ये तीन चीजें हमें मालूम है। अब देखो यहाँ के आगे हम क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये सभी को फॉर्मूला मालूम है? बताओ कोई, क्या होगा मैग्नीट्यूड? कम ऑन टेल फास्ट, बोलो, शर्माओ नहीं, है ना? रूट अंडर बताओ। A1 स्क्वायर प्लस हाँ, रूट अंडर स्क्वायर प्लस A2 A2 A3। बिल्कुल,
ठीक है, बोलने वाले बच्चे बोल के आगे निकल जाएंगे, शर्माने वाले पीछे रह जाएंगे, समझे? शर्माना अच्छी बात नहीं है, बोला करिए, सब बोलिए, है ना? ओके। देखो, लाइफ में अगर हेजिटेट करोगे, घबराओगे बोलने से, अपनी बातें शेयर करने से, तो पीछे रह जाओगे, है ना बेटा? पीछे नहीं रहना, आगे बढ़ना है। तो वेक्टर ए वन स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का रूट ये आ जाएगा। तो वहां भी हम निकाल सकते थे, अगर हम PQ वेक्टर की बात कर रहे थे, तो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता? PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, जहां पे P पॉइंट आपका क्या था? P पॉइंट का कोऑर्डिनेट था आपका x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x2 y2 z2। तो कोई रटने वाली बात नहीं है, अंडरस्टूड है? x कंपोनेंट ये हो गया, ये y कंपोनेंट, और ये z कंपोनेंट हो गया, इसका मैग्नीट्यूड नॉट वेक्टर। ओके, PQ का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, जिस PQ की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। ओके, चलिए अब हम लोग वापस से आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो कि आप लोग पढ़ रखे हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो सबको मालूम है ना, किसी को कोई शक हो तो मुझसे पूछ लो, या कोई दिक्कत हो तो, है ना? दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है, कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग करके टेल टू टेल ज्वाइन कर दो या हेड टू हेड ज्वाइन कर दो, फिर जो उनके बीच में छोटा एंगल बनेगा विच इज लेस देन 180 डिग्री, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये बात सबको मालूम है, मुझे किसी को लिखाने की जरूरत नहीं आई हो। देख लीजिए, हेजिटेट ना करो। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर आप लिखा दो, तो मैं लिखा दूंगा, है ना? एनीवन, जो बच्चे हैं वो भी मुझे बोल सकते हैं, अगर पहले वेक्टर ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है, आई कैन डिस्क्राइब दैट टॉपिक ऑल्सो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखते हैं, सबको मालूम है बेटा? सो शुड आई स्किप दैट? यस सर। ओके, चलिए। और अगर किसी को लगता हो, कोई भी क्वेरी हो कि एंगल बिटवीन वेक्टर के बारे में, बाकी चीजें डिटेल में डिस्कस होगा, बट ज्योमेट्रिकल, कि जब दो वेक्टर के बीच में एंगल देखना है, जैसे ये वेक्टर हुआ ये वेक्टर हुआ, एंगल देखना है, तो ये टेल हो गया ये टेल हो गया, तो टेल टेल को एक साथ चिपका दो, ये वाला एंगल होगा। ऐसे है, टेल टेल को एक साथ चिपका दो, ये एंगल होगा, ये बड़ा वाला एंगल है, ये नहीं होगा। हेड टेल में नहीं देखते एंगल, हेड हेड में देख सकते हैं। देखो, जैसे टेल टेल में मान लो ये है, ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ले आए, हेड हेड अभी भी 60 डिग्री है ना? तो वो काम कर सकते हैं, या तो टेल टू टेल में देखते हैं या हेड टू हेड में। और वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री होता है। 0 डिग्री कब होगा? जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। याद करिए, रिकॉल करिए इन चीजों को। जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो उनके बीच एंगल 0 डिग्री होगा, है ना? जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उनके बीच एंगल एक इधर है एक इधर है, तो 180 डिग्री एंगल होगा, है ना? वो चीज है। टेल टू टेल ज्वाइन करो, देखो 180 डिग्री एंगल बनेगा, है ना? अभी करो, देखो 0 डिग्री एंगल बनेगा, ये एंगल 0 डिग्री हो गया ये वाला, है ना? परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री एंगल होगा। ये सारी बातें आपको पता है, और इसमें कोई भी दिक्कत लगे तो मुझसे पूछ सकते हो, है ना? 0 to 180 डिग्री या 0 to पाई रेडियन, दैट इज द रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। पाई रेडियन या 180 डिग्री से ज्यादा वेक्टर के बीच का एंगल नहीं हो सकता, हम नहीं ले सकते, है ना? बाय डेफिनेशन, बाय कन्वेंशन, है ना? वो डिफाइंड ही उस तरह से किया गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर को। आइए, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वेक्टर का एंगल के बाद, है ना, ये सब तो आपको पता है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये भी आप लोग पढ़ रखे हैं, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। देखो, कुछ नई बातें भी इसमें जानेंगे हम लोग। प्रोजेक्शन और कंपोनेंट एक ही चीज है ऑफ अ वेक्टर। तुम बच्चों, जैसे मान लो ये आपके पास एक वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर है, और ये कोई लाइन है या एक्सिस है जिसके अलोंग आपको, या कोई वेक्टर है, कोई डायरेक्शन है, जो भी कह लो, तो इसके अलोंग आपको
इस एक्सिस के अलोंग आपको इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, आप इस लाइन के मतलब वो करना नहीं है, मतलब समझने के लिए है ना। अब आप ऐसा नहीं कि एग्जाम में लाइट लेकर के बैठेंगे, कोई आपको वेक्टर है जो ऑब्जेक्ट थोड़ी हो तो पेपर में दिखेगा, है ना। तो आप ये मानो, मन में ऐसा सोचो कि यदि आपके पास, हाँ हाँ कंपोनेंट लेंगे, तो अगर ये वेक्टर है तो इसके अगर मैं ऐसे लाइट फॉल कराऊं, लाइट कैसे, एक्सिस के परपेंडिकुलर, जिस एक्सिस पे कंपोनेंट निकालना है उसके परपेंडिकुलर लाइट फॉल कराओ। तो लाइट फॉल कराओ, या बारिश हो रही है मान लो, ये छाता की तरह है, तो यहाँ से यहाँ तक का नहीं भीगेगा, या लाइट फॉल कराएंगे तो यहाँ से यहाँ तक शैडो बन जाएगा, तो बन जाएगा ना शैडो। तो शैडो इधर तो देखो लाइट पड़ेगा, इधर लाइट पड़ेगा तो यहाँ शैडो नहीं बनेगा, ब्राइट होगा। यहाँ इसके बाद भी लाइट पड़ेगा तो यहाँ भी ब्राइट होगा। तो इस वेक्टर का शैडो, अगर हमने लाइट कैसे फॉल कराया, लाइट हमने फॉल कराया परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, जिसका हम जिस लाइन पे हमें कंपोनेंट फाइंड करना है। तो अब आप देखोगे कि अगर मैं यहां से करूंगा ऐसे, तो ये आपका प्रोजेक्शन कहला जाएगा, ये लेंथ जो है प्रोजेक्शन कहला जाएगा। इसी लेंथ को हम प्रोजेक्शन कहेंगे। ध्यान से देखो, समझो। अब मान लो ये कोई वेक्टर ए है, अब ये जो लाइन है ना बेटा, मान लो इधर एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, या वेक्टर बी मान लेते हैं। वेक्टर बी किधर ले ले, इधर ले ले, इसी के अलोंग, इसी एक्सिस के अलोंग, है ना, वेक्टर बी। तो इसी डायरेक्शन में बी कैप भी हो जाएगा, बी कैप इसी एक्सिस में हो जाएगा बेटा, बी कैप। बी कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, है ना, ये हो जाएगा बी कैप। तो बी कैप हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। तो ये जो आपका है, मान लो एम एन, एम एन, दिस इज पी क्यू, पी क्यू इज योर वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर हो गया। एम एन जो है, ध्यान से देखना मेरा बेटा, है ना, एम एन जो है, एम एन, एम एन क्या हो जाएगा सोचो, एम एन जो है दिस विल बी द कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन, एम एन विल बी कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। स्केलर कंपोनेंट का मतलब ये नहीं कि वेक्टर स्केलर हो गया, है ना। स्केलर कंपोनेंट का मतलब है कि हम डायरेक्शन की, उस डायरेक्शन में वेक्टर तो ले रहे हैं, वेक्टर का कंपोनेंट तो ले रहे हैं, बट उसके साथ यूनिट वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, है ना, बस उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। वैल्यू में मैग्नीट्यूड नहीं, वैल्यू, वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, बी केयरफुल। मैग्नीट्यूड अलग चीज है, वैल्यू अलग चीज है ना। अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, तो वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट कैन बी 2 यूनिट, -2 यूनिट, कुछ भी हो सकता है ना। मैग्नीट्यूड कहेंगे तो 2 और -2 दोनों का मैग्नीट्यूड 2 ही होगा, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड हो गया ना, वो रीजन है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। तो जो वैल्यू होगा दैट विल बी कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना। तो ये एम एन हो गया स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो एम एन की वैल्यू कितनी होगी, एम एन इतना ही बड़ा होगा, है ना, एम एन इतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा ये लाइन मैंने बनाया है, जो डॉटेड लाइन बनाया है मैंने। मान लो ये एंगल थीटा है, ओके, एंड दिस पॉइंट इज पी, एंड इधर पीछे एक्सटेंड कर दो जरा डॉटेड लाइन। तो अगर ये वेक्टर को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो ये थीटा एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा लाइन से या एक्सिस से। तो अगर ये वेक्टर आप कहोगे कि अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, किसके डायरेक्शन से, जिस पे आप कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं बार बार इस पे इंफेसिस दे रहा हूँ, कंपोनेंट पे। कंपोनेंट ही सब कुछ है वेक्टर में, कंपोनेंट पे ही पूरा फिजिक्स डिपेंड करता है, पूरा वेक्टर एंड 3D मैथमेटिक्स डिपेंड करता है बेटा, इसीलिए कंपोनेंट पे मैं इस पे इंफेसिस दे रहा हूँ, है ना। तो कंपोनेंट जो एम एन है आपका कंपोनेंट हो गया, नाम मैथमेटिक्स में हम इसको स्केलर कंपोनेंट के भी नाम से जानते हैं। ये जो स्केलर कंपोनेंट है ये आपका लेंथ हो गया। तो यहाँ से मैं अगर मानूं पी क्यू आर, ये आर कह दूं, तो एम एन विल बी इक्वल टू पी आर, एम एन इज इक्वल टू पी आर। तो हम अगर ये पी आर निकाल लिए तो काम बन जाएगा, है ना। तो पी आर कितना हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका जो लेंथ हो जाएगा पी क्यू विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना। तो हम देखेंगे सिंस इन ट्राइंगल पी क्यू आर यू हैव, हमें ये निकालना है, इसको फाइंड करना है, और और थीटा ले, हमें ये पता है,
हाँ ये पता है, हाइपोटेनस पता है, तो कॉस थीटा लेंगे क्योंकि बेस cos theta निकालना है। into PR तो by कॉस थीटा पी आर है ना, पी आर बाई PQ. पी क्यू। तो बेटा ये हो गया पी आर, पी आर को हम एम एन लिख सकते हैं बिकॉज पी आर एंड एम एन आर इक्वल, सो एम एन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यानी कि आपको Mn equal to एम एन जो हो गया cos theta. हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू cos थीटा, और यू कैन सिंपली से a cos थीटा। तो ये स्केलर कंपोनेंट हो गया। और वही वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट। तो वेक्टर कंपोनेंट जब कहेंगे तो हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। किस यूनिट वेक्टर से, इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, जिस पे कंपोनेंट निकाले हैं उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाले हैं। तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ, सॉरी वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर तो पढ़ लिया, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एम एन वेक्टर, एम एन वेक्टर। सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी एम एन इंटू बी कैप, एम एन इंटू बी कैप। और बी कैप क्या होगा, वेक्टर बी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बी कैप दिया होगा या बी दिया होगा, तो बी दिया होगा तो बी कैप निकाल सकते हैं आप, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है। तो एम एन इंटू बी कैप, दैट इज यू कैन से ए cos थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू cos थीटा इंटू बी कैप। सो दैट इज योर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आइए इसको कर लीजिए, कम ऑन डू इट। डॉट प्रोडक्ट वगैरह ये सारी चीजें आपको मालूम है, मैं एप्लीकेशन की बात यहाँ कर रहा हूँ। मैं फॉर्मूले जो है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी cos थीटा या एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ये सब मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है। फिर भी जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो डिस्कस कर देंगे एक बार, है ना, लेकिन वो चीज आपको आता है। तो जो 11th में आपने वेक्टर पढ़ा है फिजिक्स में, उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, है ना बेटे, वो जरूर रिवाइज करके रखिएगा। चलो एक और कॉन्सेप्ट अब हम लोग आगे जानने वाले हैं, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन। पैरेललोग्राम, रूल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, ये सब याद कर लेना, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर पे। कंपोनेंट आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। हो गया बेटे। डन।
एक मिनट सर, कर लें। डॉट प्रोडक्ट सबको मालूम है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसका यूज करेंगे कंपोनेंट में अभी। बच्चों स्कूल फिर से बंद हो गए, जो भी जहाँ खुला था, है ना। सो मजे करो फिर आप लोग। जहाँ जहाँ स्कूल खुला था सब बंद हो गया है। आराम से पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग, घर में बैठे बैठे, ज्यादा बेटर है। चलो आई थिंक सबका हो गया होगा, तो आगे मैं बढ़ता हूँ। आइए बेटे, अब इसको डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट को, तो कंपोनेंट के डिस्कशन को समाप्त किया जाए, है ना। अब ऐसे भी ले सकते हैं, मान लो डायरेक्ट भी, जैसे ये कोई वेक्टर ए हो गया और ये कोई वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, तो कंपोनेंट ऑफ